Hi everyone and welcome back to Physicam Academy. So this is your fourth lecture or your fourth day. Okay. So I hope you all are done with the homework which I had given to you in the last class. So today we will discuss hyperconjugation only because it was left behind last part. So दिस इज योर फोर्थ डे. सो हमने क्या पढ़ा था गाइस? हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रह रखा था, राइट? तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है और किस तरीके से हम देखते हैं कि बॉन्ड्स किस तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं और उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है. हम रेजोनेंस को हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नैथन इफेक्ट भी कहते हैं. फिर हमने देखा था कि किस तरीके से ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप्स हमने पढ़े थे. एक तो प्लस एच होता है, एक माइनस एच और एक स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक. ये हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था. उसके बाद में हमारा पेन कर रहा था हैंग, तो हमने आपको गुड बाय कह दिया था. हम आज उसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो आई होप वहां तक कोई दिक्कत नहीं थी. तो अब हम फटाफट से आगे की बातें करेंगे कि हमने क्या समझा क्या नहीं समझा. तो अब हम आ जाते हैं अपने स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे. स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आप कह सकते हैं इसको, या फिर आप इसको न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेशन ही कह सकते हैं, ठीक है? न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं. तो बेसिकली आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी होगी. पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? पढ़ी होगी, मतलब मैं तो आगे पढ़ाऊंगी. बट अभी लेट्स से आपने, मैं मान के चल रही हूँ कि आपने बेसिक 11 12 तो पढ़ा होगा. तो उसमें आपने दो तरीके स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, सॉहर्स एंड न्यूमैन, ठीक है? तो इसमें हम इथेन को लेते थे. इथेन एक एग्जांपल सिर्फ दे रही हूँ कि ये आपका इथेन है, ठीक है? दिस इज योर इथेन C2H6, राइट? दिस पार्ट इज क्लियर. अब इसमें हम एक प्रोजेक्शन बनाएंगे, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है? अब सोहर्स क्या है, न्यूमैन क्या है, ये हम स्टीरियो केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे. बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट? तो स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है? हम कहते हैं कि एक कॉन्फर्मेशन होता है स्टैगर्ड और एक कॉन्फर्मेशन होता है हमारा एक्लिप्स्ड, ठीक है? एक्लिप्स्ड का मतलब हो गया बैक टू बैक. जैसे अगर ये है हाथ और ये जो मेरा हाथ है ये वाला, इसको भी मैं अगर इसके पीछे ऐसे लगा दूं तो ये एक्लिप्सिंग हो गई, एक्लिप्सिंग, बैक टू बैक, सेम, ओवरलैपिंग. और स्टैगर्ड में क्या होगा? ये मेरा हाथ है, दूसरा हाथ ऐसे चला गया अगर इस तरीके से, तो ये स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है जिसमें स्टेबिलिटी होती है. तो इसको मैं इथेन के पर्सपेक्टिव से अगर आपको बताऊंगी तो आपको इस तरीके से वाई वाई बना देना है, ठीक है? ये दिस इज योर इथेन, राइट? तो दिस इज योर स्टैगर्ड फॉर्म. इसी वे में अगर मैं एक्लिप्स्ड बनाऊं तो ये भी सेम तरीके से ही होगा, ठीक है? इस तरीके से हमने बनाया. तो आप एक बात बिल्कुल देख पा रहे हो. क्या देख पा रहे हो? कि ये हाइड्रोजन एक दूसरे के बैक टू बैक लगा हुआ है. ये हाइड्रोजन बैक टू बैक लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन बैक टू बैक लगा हुआ है. तो इसलिए इसका नाम क्या है? एक्लिप्स्ड है, ठीक है? एक्लिप्स्ड है. और क्योंकि यहाँ पे वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं तो इसको ये क्या कर रहा है? अनस्टेबल कर रहा है. तो हमारा जो एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है. बात क्लियर है? ठीक है. अब अगर हम इसी चीज को यहाँ देखें स्टेगर्ड में, तो यहाँ पे आएगा हमारा स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से ये स्टेगर्ड कॉन्फर्मेशन क्या है? स्टेबल है, ठीक है? तो ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या है? कार्बन है, सी एच बॉन्ड है, ठीक है? ये वाला सी एच बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये सिग्मा है,
तो सिग्मा के करस्पॉन्डिंग एक ऑर्बिटल होता है जिसको बोलते हैं सिग्मा स्टार, एमओटी के वे में है। अब यहाँ ये मत सोचना कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसमें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ही नहीं, तो यही बात है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए इसको कह दे रहे हैं क्योंकि ये पार्शियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल, दैट इज अकॉर्डिंग टू MOT। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, सब sp3 ही है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी वो एक CH के सिग्मा से दूसरे CH के सिग्मा स्टार में होगी, जो कि अगेन एक हाइपोथेसिस है, इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का जरिया है। आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो इसके रिस्पेक्ट में हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, दिल से नहीं लगाना है, बस समझ लेना है, ताकि कोई क्वेश्चन फंसे तो हम बोल दें हमको तो पता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये एक हाइपोथेसिस है कि आता है, एक्चुअल में ये ऑर्बिटल इंटरैक्ट करते हैं। इसका सिग्मा, ये वाला सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है, आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कुछ हद तक इसके पास भी आ जाते हैं। तो कुछ कर ऐसे ही इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे होता होगा इंटरैक्शन, ये इसका सिग्मा स्टार होगा। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए स्टैगर्ड फॉर्म क्या है, स्टेबल है। और इसी इफेक्ट का नाम हम क्या कह देते हैं, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कह देते हैं। यहाँ पे सिग्मा CH से सिग्मा स्टार CH की ओर इंटरैक्शन हो रहा है। ठीक है, ओके, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो हम आएंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे अब। ठीक है, बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को समझने से पहले ना थोड़े से क्वेश्चंस, चलो क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को ही समझ लेते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली साथ साथ में समझा दूंगी। अभी हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं क्योंकि स्लाइड आ गई, पीछे वाली स्लाइड थोड़ी कम हो गई होंगी ना, चलो कोई बात नहीं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड जैसे एल्कीन या एल्काइन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और सेचुरेटेड कंपाउंड बनाता है जैसे एल्कीन। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें हमें 3 पॉइंट पता चले कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है। जैसे हमारा ये एल्कीन है, इस एल्कीन को अगर हम एल्कीन में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एल्कीन को हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो जब ये हाइड्रोजन इस एल्कीन के साथ जाके इंटरैक्ट करता है तो अनसेचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड सेचुरेट हो जाता है, मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और ये क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, एग्जिट होती है, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जिट से एक्सो याद रख सकते हैं, हम दिमाग में रिकॉल करते जाना है। ठीक है, ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप समझ सकते हैं। जैसे ये हमारी एल्कीन है, तो इस एल्कीन में अब ये तो XX लिखा है बट ये कोई भी हाइड्रोजन हो सकते हैं, तो ये इंटरैक्ट करते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ में, और फिर ये आपका अनसेचुरेटेड जो कॉन्सेप्ट है, अनसेचुरेटेड है, वो क्या हो जाता है, वो सेचुरेट कर जाता है। समझ के आप मेरी बात, ठीक है, अनसेचुरेटेड सेचुरेट हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं पॉइंट पे कि अनसेचुरेशन सैचुरेशन की कहानी से हमको क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो एक्चुअली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अब इसमें क्या है ना, कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है, बट हमें कैटलिस्ट से कुछ करना नहीं है, हमें बस ये समझना है जैसे हमारी, अब केमिस्ट्री पे आते हैं कि हमारी ये एल्कीन है, ठीक है, लिटरेचर से हटके केमिस्ट्री पे आते हैं। तो एल्कीन को जब हम हाइड्रोजन देंगे तो ये हमारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये एनर्जी हमारी हीट, मतलब ठीक है, हीट हमारी रिलीज हो गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पे, मतलब जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे
उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस पे डिपेंड करता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज्यादा होगा जितना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स पे। अगर एल्कीन स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, ठीक है। तो स्टेबल एल्कीन से क्या होता है? लो हाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका होगा, और अनस्टेबल होगा तो हाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। तो फंडा ये है कि हमें स्टेबल एल्कीन और अनस्टेबल एल्कीन के इर्द गिर्द घूमना है। अगर स्टेबल एल्कीन है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसकी कम होगी, और अनस्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसकी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करती है? तो एक्चुअली ये जो है ना, जो मैंने आपको बताया, ये है क्या? ये आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप कहें, आप क्या कहें, स्टेबिलिटी कहें ऑफ कार्ब कैटायन, या आप इसको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कहें, या आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग कहें, इवन कार्ब कैटायन हो या फ्री रेडिकल भी, ठीक है। इन सब की ये जो सारी सारी पॉइंट्स हैं, ये कनेक्टेड है इससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से डायरेक्टली रिलेटेड एंड कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसके ये सारे एप्लीकेशंस हैं, कि अगर हमको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो हमें ये भी पता होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन को यूज करके हम कैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन बता सकें, हम कैसे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स बता सकें, और हम कैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन द रिंग बता सकें, या स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बता सके। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, इंटरकनेक्टेड है। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं पहले क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन की बात करते हैं, ओके। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन की हम बात करते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन विल बी डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। मुझे लग रहा है तुम भूल गए होंगे ना अब तक तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या था। तो एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। जैसे मेरे पास में ये चीज है, ठीक है, तो यहाँ पे अब पता है तुमको कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन के अल्फा कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3। तो इसके कितने बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, 3 बन जाएंगे। अगर मैंने कोई एग्जाम्पल लिया CH एंड यहाँ पे लिया CH3 और यहाँ पे लिया CH2 विद 1 पॉजिटिव चार्ज, तो इस स्ट्रक्चर में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, हाँ। तो अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2। तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 2। अगर एक और स्ट्रक्चर मैं बनाऊं उसमें मैं एक ही अल्फा हाइड्रोजन रखूं तो उसमें एक बनेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये फिर ये एंड फिर तीसरा वाला जो कि मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको? तो कहने का मतलब ये है कि मैं क्वेश्चन दूंगी और आप उसको करोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को ढूंढना है, छुपन छुपाई खेलनी है आपको। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को क्या करना है, ढूंढना है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, एक मैंने बनाया और एक और मैंने बनाया और एक और मैंने बनाया, हाँ। मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड। अब आपको मुझे बताना है अल्फा हाइड्रोजन्स का फंडा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज ना इस पॉइंट पे है, थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
तो अब आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट वाले अल्फा होंगे, ये कार्बन अल्फा, इसके एडजेसेंट में ये भी अल्फा। ये तो बात सबको पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। मैं क्लास 10th पे नहीं जा रही हूँ, तुम 11 से कहीं 10th पे ले जाओ मुझे। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो जितने बॉन्ड बने हैं, ठीक है, उसके अलावा जो नहीं बने हैं वो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखो, जैसे ये कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। तो कितने हाइड्रोजन होंगे? 2, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, इसने 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3। तो चौथा क्या होगा? हाइड्रोजन। तो इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3। तो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर इन दिस? 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बकेटाइन को देखो, 1 2 3 4, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो हाउ मेनी अल्फा? 4 अल्फा। इस हाइड्रोजन, इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो जरा, ये कार्बन अल्फा, सही बात है, इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी अल्फा, सही बात है, ये भी अल्फा। वाओ, कितने सारे अल्फा हैं। हम्म अब हाइड्रोजन भी बना लो, ये कार्बन बेचारा एक ही बॉन्ड बनाया है, तो 3 और बना होएगा। यहाँ मैं इसी को बता रही हूँ इलैबोरेट करके, मतलब इतना इलैबोरेट तो मैं करना मुझे बहुत दिक्कत होती है, मतलब मुझे नहीं ऐसा बताना चाहिए, मेरी गलती है, ऐसा इतना डिटेल नहीं बताना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं मान के चल रही हूँ तुम छोटे बच्चे हो, ठीक है। So this carbon has 3, this carbon has 2, this carbon has 2. So 3, 4, 5, 6, 7. So there are 7 alpha hydrogens here. तो अब अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बकेटाइन की बात करूंगी तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? थर्ड, फिर कौन होगा? सेकेंड, फिर कौन होगा? फर्स्ट, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, इनको आप करोगे, मैं नहीं बताऊंगी, मतलब मैं लिख रही हूँ ना, तुम करते जाओ, मैं आंसर भी नहीं लिख रही हूँ और मैं तुमको पूछ भी नहीं रही हूँ, से करो। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट गिविंग यू एनी आंसर्स फ्रॉम दिस, ठीक है। ये जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, उसमें आपको इन सबके आंसर्स डालने हैं एंड बी एक्टिव, ओके। मैंने जो चीज देखी है वो ये है कि तुम लोग पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो यार, कर रहे भी हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये वाली बात आप करोगे, एक दो क्वेश्चन और मैं दे देती हूँ। कोई दिक्कत होगी, कुछ पूछना होगा तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। मैं आगे चलती हूँ और अब मैं आपको बताऊंगी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैं जानती हूँ, पर तुम थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी इम्प्रूव करने की, थोड़ा बड़ा लिखने की भी कोशिश करूंगी, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये अगेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ही देखने हैं, बस इसमें एक बात रखना है कि एक ये चीज है और एक ये चीज है। ये ट्रांस है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी 6 है, और ये सिस है और इसमें भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 है। तो ट्रांस वाली ज्यादा स्टेबल होती है सिस से, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों होती है? कॉमन सेंस है, यहाँ पे वॉन्डोवल इंटरेक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे दूर दूर है तो लड़ाई कम करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, फाइन, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन लिख रही हूँ, एक मैं बताऊंगी, बाकी आप बताओगे, ठीक है। इमेजिन कैसे होंगे, जैसे ये डबल बॉन्ड है, मैंने ऐसे कुछ लिखा, कुछ भी लिख दिया, मतलब रैंडम। अब इस एल्कीन के इस एल्कीन के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा मान लेना है, ये जो 2 कार्बन एडजेसेंट है ये अल्फा है, ठीक है। और जो डंडे नहीं लगे हैं, बॉन्ड बने हैं जितने उनको छोड़ दो, जो नहीं बने हैं, टोटल कार्बन 4 बनाते हैं, 2 बने हैं तो 2 और बना दो अपनी तरफ से, और कह दो इस कार्बन पे 2 अल्फा है और इस
इस कार्बन पे भी 2 डंडे बने हैं, तो कह दो 2 और बनने चाहिए टेट्रावेलेंसी के अकॉर्डिंग, तो 2 और बना दोगे तो टोटल कितने हो गए, 4 अल्फा हो गए। समझ रहे हो? तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन इस एल्कीन के आगे पीछे। तो कार्बकेटाइन की तरह ही यहाँ पे भी सेम तरीके से ही आपको सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा दोनों साइड में देखना है, बस वही चीज है, इसमें दोनों कार्बन को इंक्लूड करना है। तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12, इसमें कितने हैं 9, इसमें कितने हैं 6, इसमें भी कितने हैं 6, बट ये 6 ट्रांस है और ये 6 सिस है। और इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 0। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, अगर है तो पूछ लेना। क्वेश्चन दे रही हूँ, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद सॉल्व करोगे। मैं बोल रही हूँ ना सॉल्व करोगे, मतलब तुम, मैं मान के चल रही हूँ कि तुम अभी मेरे साथ साथ में इसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। मतलब आपको बताना है क्या आंसर होगा, मैं नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। चलो, अब हम आगे चलेंगे। अब जो हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाला कॉन्सेप्ट था उस पे वापस बैक करेंगे। और इसमें हमने एक बात समझी थी, क्या बात समझी थी, हमने ये बात समझी थी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के। सही है, ये बात तो एकदम क्लियर कट है। तो इसके बिहाफ पे अब आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर दोगे। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा, ये मेरी एक एल्कीन है, ये मेरी दूसरी एल्कीन है। तो हमको एक बात पता चली थी पहली, दैट heat of hydrogenation is directly proportional to the number of double bonds and it is inversely proportional to the stability of alkene. तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का आंसर। एक और क्वेश्चन लिखूं, डबल बॉन्ड विद दिस एंड डबल बॉन्ड विद दिस। ठीक है, अब यार अगर तुम्हें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से डायरेक्ट आंसर निकालने में दिक्कत होती है तो पहले स्टेबिलिटी निकाल लो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी 3, 2, 1 है। सोचो क्यों। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का आंसर क्या होगा, वही होगा 3, 2, 1, बस एरो पलट जाएंगे। सही है, तो अगर ये बात सही है, मैं एक और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन दूंगी, बाकी तुमको होमवर्क दूंगी। ठीक है, टिपिकल तो नहीं है, मतलब ये है और ये है। ठीक है, अब अगर तुमने इसमें आंसर लगाया क्या कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तुम बोलोगे यार ये तो 6 बॉन्ड है, मतलब 3 डबल बॉन्ड है, ये 2 है, तो इसका एच ज्यादा होगा। ठीक है, बट ये यार एरोमेटिक है, और एक का मतलब ही क्या होता है, स्टेबल है। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, मतलब अनस्टेबल है। तो ये होगा ऑर्डर किसका, एच का। स्टेबिलिटी बेंजीन की ज्यादा है उससे। अब कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ।
अभी क्वेश्चन दूंगी बट वो करोगे आप, ठीक है? ऑर्डर्स हैं बना देने। ये एक क्वेश्चन है, 1 जो मैंने किया, 2 आपका, 3rd आपका एंड 4th भी आपका, सब आपका, मेरा कुछ भी नहीं, ठीक है? सो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ओके? तो क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे ये वाले तो आपने कर लिए, ये वाला मैंने ऑरेंज वाले जो थे ये ना मैंने कल दिए थे आपको क्वेश्चंस, अब मैं आपको पिंक वाले दे रही हूँ होमवर्क, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट नेगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? नेगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब समझे हो क्या है? मतलब सबसे कम, ठीक है? मतलब लीस्ट। पर मैं तुम्हें ये नहीं कह रही लीस्ट बताओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ ऑर्डर बता देना। लीस्ट तो बता ही देना, ऑर्डर भी बता देना, ठीक है? अरेंज करके। क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलाइट्स, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? ये 3 है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर कौन सा करेक्ट होगा आपको बताना है। HOH का अगेन आपको क्या लेना है? स्टेबिलिटी का उल्टा। देखो पहले स्टेबल कौन है, पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, उसके बाद में उसका उल्टा जो है HOH होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर HOH? इन तीनों में से HOH का ऑर्डर क्या है? इसमें क्या करने हैं? अल्फा हाइड्रोजन आपको काउंट कर लेने हैं, ठीक है? तो ये आपका रहेगा आज का टास्क और ये रही आपकी आज की क्लास। आई होप, मैंने तुम्हें कल बोला था कि जर्नल बनाना और उसमें अपने टास्क लिखना और फिर उनको देखना कि आप कितना इंप्रूव हुए और आपने अपनी बैड हैबिट छोड़ी, क्या आप 1% भी सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ को गए? तो अगर आप 1% भी सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ गए तो अपनी पीठ को थोड़ा टैप करना, हैप्पी होना, स्माइल करना और आगे चलना और एक और आदत को सुधारना, ठीक है? साथ ही में आई होप आप मेडिटेशन 5 मिनट्स मॉर्निंग इवनिंग कर रहे हो, वर्कआउट चाहे रनिंग जॉगिंग व्हाटसोएवर कर रहे हो, बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो, चिप्स कुरकुरे मीठा इन सब चीजों से अवॉइड कर रहे हो, पैकेज्ड चीजों से, टाइम को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, जर्नलिंग करोगे तो टाइम मैनेज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, और स्माइल तो आप कर ही रहे होंगे, है ना? ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, कई लोग नहीं भी करते हैं, खड़ूस भी होते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, bye bye.